नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं पाकिस्तान का। जी हां, हम बार बार ये कह रहे हैं कि देश में आने वाली हर नई सरकार, हर नया प्रधानमंत्री पाकिस्तान को आजमा कर देखता है और उसके हर आजमाने में पाकिस्तान हमेशा फेल होता है, क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय चरित्र धोखे का है और ऐसे धोखेबाज देश के साथ लात हो या बात हो, यह आज के बिंदास का विषय है। और हिंदुस्तान आज इस देश के सरकारों को बताए कि आखिर वो चाहता क्या है। मुद्दे पे पहले नजर डालते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती हमारे लिए उसकी दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर भी उसकी दोस्ती के दंश को सहने के लिए लालायित रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए ये मुहावरा सही बैठता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से ही बार बार भारत में आतंकी गतिविधियां होती रही हैं। पाकिस्तान ने पिछले एक महीने में कई बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया है। यहाँ तक कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में ही छुपा बैठा है और अब ये बात तो साबित भी हो चुकी है। आखिर बार बार हम पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता अख्तियार क्यों करते हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान ने केवल भारत की पीठ में छुरा भोंकने का ही काम किया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी, घुसपैठ और हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के दिन भी हमला करने से बाज नहीं आया, या यूं कहें कि एक तरह से वो भारत को चुनौती दे रहा है। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान से बात करने के मूड में है। पाकिस्तान ने जो हरकत पिछले साल की थी, वही हरकत पाक ने इस साल भी दोहराई है। इसी महीने 23 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बात होने से पहले पाक ने अलगाववादी नेताओं को मिलने के लिए आमंत्रण भेजा है, जबकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की अलगाववादियों से बातचीत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। भारत को अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने की वजह से ही पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान के इरादे और बुलंद होते जा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान दोहरी रणनीति अपना रहा है, वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर मनगढ़ंत आरोप की झड़ियां लगाई हैं, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि बातचीत से पहले भारतीय सीमा में सीमा पार से दहशत पैदा की जाए ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। आज हमारे सामने भारत पाक मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक दोनों देशों के बीच बातचीत की जाएगी। आखिर हम कब तक और कितने सबूत पाकिस्तान को पेश करते रहेंगे। आखिर कब तक हम लातों के भूत पाकिस्तान से बात करने की कोशिश करते रहेंगे। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आज हमको अपना आवाज हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तान को भी देना है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। एक राजनयिक है तो दूसरे सेना में प्रत्यक्ष काम कर चुके हैं। ओपी गुप्ता जी हमारे साथ है, जो पूर्व राजनयिक है, कई देशों में भारत सरकार के एम्बेसडर के तौर पर रह चुके हैं। गुप्ता जी आपका स्वागत है। हमारे साथ पूर्व कर्नल टीपीएस त्यागी जी है। त्यागी जी आपका भी स्वागत है, आपको हम जय हिंद करते हैं। और सारे दर्शकों को हम कहेंगे कि आप चर्चा को हम शुरुआत करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। पहले चलते हैं, बातचीत की बात हो रही इसलिए गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, आखिर पाकिस्तान को हम कितनी बार आजमाएंगे? हम कहते हैं अब बात नहीं लात होनी चाहिए। इसके बारे में मोदी सरकार का रुख अच्छा रहा है कि इन्होंने शुरू से ही अपने आर्म फोर्सेस और जो बॉर्डर पर अपने गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको ऑपरेशनल फ्रीडम दे रखी है। उस फ्रीडम को मेंटेन करना चाहिए। अगर उधर से एक गोली आवे तो इधर से 2 गोला जाना चाहिए। ये एक बेसिक ग्राउंड रियलिटी जिसे फॉलो करनी चाहिए। दूसरा चीज़ हमें ये करना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में जो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान और ये सब एरियाज़ हैं, उनके बारे में भी हमें ध्यान करना चाहिए। तीसरा चीज़ जो हमें करना चाहिए वो ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट और बाल्टिस्तान है, वो हमारे हिसाब से भारत का हिस्सा है। वहाँ के लोग भारतीय नागरिक हैं, इसलिए उनके ह्यूमन राइट्स, उनके बारे में हम लोगों को अधिक बोलना चाहिए
और बिल्कुल, ये विदेशों तो में बात अपनी वही हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को दाते। Yes. हमारा जो कश्मीर उन्होंने ऑक्युपाइड करके रखा उस पे तो बात ही नहीं करेगा और हम भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बात हो रही है उल्टी। इस उल्टी बात को अगर हम ऐसा ही जारी रखेंगे तो कुछ सालों बाद पाकिस्तान अपने दावे को और मजबूत करेगा। त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, एक सैनिक का क्या इरादा है? हम ये गलती करते रहे आज तक कि हम बात को तरजीह देते रहे कि पहले बात करें और फिर बताएंगे कि हम में कितनी ताकत है। अब आपका कहना सही है कि पहले लात और उसके बाद बात। बिल्कुल, ये करना इसलिए आवश्यक है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज केवल कश्मीर पर रखी। हमको तो अब ये शुरुआत करनी चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहले वो मुद्दा रिजॉल्व होगा और उसके बाद फिर बात शुरू होगी। इस वक्त दोनों बातें आपके सामने हैं। शिमला समझौता है, शिमला समझौते में साफ कह दिया गया था कि किसी भी बाइलेटरल इशू में किसी तीसरी ताकत को नहीं लाया जाएगा। फिर हुर्रियत क्यों, फिर अमेरिका क्यों, फिर बाहर के सऊदी अरेबिया क्यों, इनमें से किसी कंट्री का, किसी और ग्रुप का आवश्यकता नहीं है। और जब ये बात तय हो गई कि शिमला समझौते में बाइलेटरल होगा और उफा में जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें यह तय हो गया कि पहले टेररिज्म पर बात होगी, लिहाजा इन दोनों बातों में किसी किस्म की कोई ढिलाई नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बात को जो मानता नहीं, जिसका चरित्र ही उलटने का है, जिसका चरित्र ही धोखे का है, ऐसे लोगों के साथ हम बात का आग्रह कर रहे हैं। इस देश की जनता क्या कहती है इस विषय पर, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, जय वंदे मातरम। बोलिए। हाँ सुरेश जी, वंदे मातरम। हाँ सुरेश जी, वंदे मातरम। बोलिए क्या कहना है आपको? मनीष पांडे बोल रहा हूँ, फैजा हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता। और इस वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हम लोगों ने बार बार परखा है। परखने के बावजूद भी स्थिति ये है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हर तरफ से आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है और उसके बाद हर तरफ से हमको घेरने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं वो मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहते हैं। कायदे से इनको भरपूर जवाब देना चाहिए। क्या त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है या हम हमेशा बातचीत का प्रयास करते हैं, ऐसे में सैनिकों के मनोबल पर इसका क्या असर होता है? सैनिकों के मनोबल पर इसका गलत असर पड़ता है। दरअसल में हमको स्ट्रेटेजिकल लेवल पे ना से ही टैक्टिकल लेवल के ऊपर एक चेंज करना चाहिए। और वो चेंज ये है कि मान लीजिए पाकिस्तान ने जम्मू के किसी एक बीएसएफ की चौकी के ऊपर फायरिंग की, तो हम रिएक्शन में, ये जरूरी नहीं है कि वहीं रिएक्शन दें, हम वहाँ से 1 किलोमीटर बाएं या 1 किलोमीटर दाएं उनकी किसी चौकी के ऊपर फायरिंग करें। नाउ दिस इज कॉल्ड टैक्टिकल एडजस्टमेंट। और इस टैक्टिकल एडजस्टमेंट में जब हमारी तरफ से उनकी तरफ फायरिंग होगी उस जगह जहां रिएक्टिव फायरिंग नहीं है बल्कि इनिशियल फायरिंग है, 4 दिन में उनको समझ में आ जाएगा कि भाई अब जवाब जो है वो मिलने लगा है। बिल्कुल, क्योंकि जहां पर वो पहले फायरिंग शुरू करते हैं वहां पर उनके पास जो टेम्परामेंट होता है वो डिफेंस का होता है, वो अपनी बचाव की व्यवस्था करके फायरिंग करते हैं। उसके बजाय आपका कहना है कि नए लोकेशन पर फायरिंग होनी चाहिए। करेक्ट, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, गुप्ता जी, आप बोलिए। त्यागी जी, आप कंप्लीट करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फायरिंग के साथ साथ जो हमको बॉर्डर के ऊपर करना है, उसके साथ हमें उनके ऊपर हर तरह का प्रेशर लाना चाहिए। देखिए सर, आज समझना होगा कि आज की स्थिति वो नहीं है। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, आज नहीं है। जब से पाकिस्तान की आईएसआई ने 2 साल तक उस मुल्ला उमर की डेथ को छुपाए रखा, उसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं। चाइना ने $46 बिलियन का जो एक इन्वेस्टमेंट करने का भरोसा दिया था, अब उनको यकीन नहीं है कि उनका कॉरिडोर सुरक्षित रहेगा। रशिया ने कहा था कि हम वेपन देंगे, अब वो देने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी इससे खफा है। यूएई और सऊदी अरेबिया पहले ही इससे परेशान है कि जब यमन का इशू आया तो पाकिस्तान हट गया। यूएई में जो रिसेंट यात्रा हुई प्रधानमंत्री की, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान पर कटाक्ष किया गया है यूएई की तरफ से, ये भी उनके खिलाफ जाता है।
और अफगानिस्तान का तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से ये करजाई गए हैं और हामिद आए हैं, इन्होंने तो पहले तो एकदम इन्होंने काबुल का मुंह इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन अब उनकी आईएसआई के साथ में समझौता भी कर लिया था, लेकिन अब वो नाराज़ हैं क्योंकि वहाँ पे जो तालिबानी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। कुल कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान की स्थिति आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और फ़ौज के अंदर सिखाया जाता है कि अटैक से ज़्यादा एक फेज़ होता है जिसे कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, भागते हुए आदमी को और ज़्यादा मारना। अब स्थिति है कि अब हमें पाकिस्तान के ऊपर डिसाइसिव फौजी एक्शन लेना चाहिए और उसके बाद फिर बात करेंगे। गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मैदानी जंग में भारत की जो नई नीति है, एक गोली आती है तो 2 गोले मारो, और जिस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री पहली बार इस हिम्मत के साथ बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और खुले दिमाग से और खुले शब्दों में कर रहे हैं, इसके कारण सीमा पर जो उसकी हड़पड़ाहट है वो बातचीत में दिखाई दे रही है? ये बिल्कुल सच है, कहाँ से कि वो पिछले 10-12 साल से कस्टम थे कि अपनी इंडियन फोर्सेस ग्राउंड पर जवाब नहीं देती थी, लेकिन पिछले 1 साल से ये रियलिटी बदल गई है और अब जो है ग्राउंड लेवल पर हमारा जो है ऑफेंसिव डिफेंस है। अब जो है हम, जैसा कि कर्नल साहब बोल रहे थे, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर वो गोली चलावें वहीं पर हम चलाएंगे। हमको ऑपरेशनल फ्रीडम होनी चाहिए अप टू ब्रिगेड लेवल। ये एक नया अचीवमेंट है इस सरकार का, जिसके लिए हम लोगों को जो है शुक्रगुजार होना चाहिए और ये उम्मीद रखते हैं कि ये ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी पूरे बॉर्डर पर चारों तरफ रखी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन उसी के कारण बातचीत के तरीके में उसका अप्रोच आया है और उसने अब प्यादों को अंदर के लाना शुरू कर दिया है। यस यस। अब जो है, अब हम लोगों को दूसरा स्टेप ये लेना चाहिए कि इंटरनेशनल फील्ड में इंडियन पॉइंट्स ऑफ व्यू को प्रोजेक्ट करने की पब्लिसिटी को और भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इतना डोसियर दिया, ये बॉम्बे पर जो हमला हुआ था, उस डोसियर को जो है हमें पब्लिक करना चाहिए, हमें पूरे मीडिया को देना चाहिए। इस मीटिंग में भी जो हम देने वाले थे, इसके कारण उसको लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक और कुछ साक्ष्य जाएंगे, प्रूफ जाएंगे, जिसके बाद शायद वो स्थिति इतनी ठीक नहीं रहेगी, इसलिए वो उसको टाल रहे हैं। कैसा धोखे का इतिहास है पाकिस्तान का, इस पर भी नजर डालते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ। एक तरफ तो भारत से रिश्ते बेहतर करने का ढोंग होता रहा, तो दूसरी तरफ होती रही हमले की तैयारी। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला किया। ये हमला देश पर पाकिस्तान की तरफ से हुआ सबसे बड़ा हमला था। ये हमला तब हुआ था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान पर भरोसा कर वहां के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन साल खत्म होने के पहले ही पाकिस्तानी हमलावरों ने संसद पर धावा बोल दिया। साल 1999 में करगिल पर हमला। पीठ पर वार करने में उस्ताद रहा है पाकिस्तान। नापाक इरादों से बेखबर वाजपेयी बस से लाहौर जाते हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती है, लेकिन ताशकंद और शिमला समझौते को दोहराते दोहराते ही दोस्ती का ये नाटक खत्म हो जाता है और नतीजा निकलता है कारगिल पर हमला। साल 1999 में ही IC-814 विमान हाईजैक कर लिया गया। साल 1999 में ही इंडियन एयरलाइंस के जहाज का अपहरण कर पाकिस्तानी आतंकी कंधार ले गए और सौदेबाजी के बाद मौलाना मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकी को छुड़ा भी ले गए। साल 1971 में पाक से दूसरी जंग। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। नापाक इरादों वाला देश दो फाड़ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ। साल 1965 में पाकिस्तान से भारत की पहली जंग हुई। साल 1965 में पाकिस्तान पहले ही भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर चुका है। युद्ध में शिकस्त के बाद उसे ताशकंद समझौता करना पड़ा। सादी वर्दी में पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुसने लगे। बार बार कहने पर भी जब वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो भारतीय सेना को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ा। साल 1947 में POK मसला, यानी वो साल जब पाकिस्तान ने अपनी पैदाइश के साथ ही दिया भारत को पहला धोखा। 1947 में कबायलियों के नाम पर पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर में घुस आए। कश्मीर रियासत के भारत में विलय के बाद जब तक भारतीय सेना पहुंचती, देश के 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान कब। गुप्ता जी के बाद चलते। गुप्ता जी, इस प्रकार के धोखे का जिसका पूरा इतिहास रहा है, उसके साथ ही शायद ही दुनिया की कोई देश या कोई ताकत होगी जो बात करेगी। बात जो है वो किस लेवल पर होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के साथ हमारा शुरू से ये विचार रहा है कि
प्राइमरी डिस्कशन जो है वो हाई कमिश्नर लेवल पर ही होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट हो तब मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लेवल पर होनी चाहिए। जबकि हम लोग लगातार ये गलती करते रहे हैं कि हम लोग हाईएस्ट लेवल पर ही पहले बात कर लेते हैं और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आता है तो बैक स्टेजिंग, बैक फायरिंग जैसे हो रहा है अभी वही होता है। तो इसको रोकने के लिए जो है सबसे पहले लोअर लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए। अगर वहाँ से इम्प्रूवमेंट है तो ऊपर डिस्कशन करें। गुप्ता जी, एक राजनयिक के दृष्टिकोण से मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जब डिप्लोमेटिक डिस्कशन होती है, राजनयिक चर्चा होती है दो देशों के बीच, उस समय अगर आप हावी होके चर्चा करें, जैसे कि त्यागी जी बोल रहे कि अटैक करके फिर हम चर्चा करें, या हमारे आज का बिंदास का विषय भी है कि पहले लात फिर बात, इसका ज्यादा फायदा नहीं होता? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब आप बात करेंगे तो नेगोशिएशन अच्छी तरीके से होती है। अभी तक जो है भारत के लोगों को वो पाकिस्तान सोचता था कि हमला करते रहो, ये तो कोई जवाब नहीं देते हैं। पिछले 1 साल से ये ट्रेंड चेंज हुआ है। अब ये हमें होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना पब्लिसिटी, इंडियन पॉइंट्स ऑफ व्यू का प्रोजेक्शन, फेस टू फेस कांटेक्ट, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट विद फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये बढ़ना चाहिए। और हम लोगों ने जो बॉम्बे के बारे में जो डिटेल डोसियर पाकिस्तान को दिया, उन्होंने कहा कि ये तो नॉवेल दिया है हमको, हमें चाहिए कि वो हम इंटरनेट पर पब्लिश करें और सभी जगह भेजें। और जो अपने विदेशी लोग जो बॉम्बे में मारे गए थे उनके परिवार को वो दें, जिससे वो लोग लीगल एक्शन शुरू करें। इससे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा जो ये प्रोजेक्ट करेगा कि पाकिस्तान इज एपी सेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। पाकिस्तान के साथ बात करने से उसकी ये छवि जो है वो कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए हमें बार बार पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर लेवल पर बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो है ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल सेंटर है ये, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। बिल्कुल। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, हेलो। बोलिए जी नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ आसनसोल पश्चिम बंगाल से। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है एग्जैक्ट वही चीज हमें उसके साथ करनी चाहिए। यहाँ पे गुप्ता जी बैठे, मैं चाहता हूँ कि उस बात पर प्रकाश डालें कि हम क्यों नहीं बलूचिस्तान के जो बीएलए के नेता हैं उनसे बात करते हैं, जो कि वो पाकिस्तान के जो भारत के अलगाववादी नेता हैं उनसे ये अगर पाकिस्तान बात करता है तो क्यों नहीं हम बलूचिस्तान के नेताओं से बात करते हैं, ताकि पाकिस्तान को ये बात खले और पाकिस्तान इस पर जो है ध्यान दे। और हम यूनाइटेड नेशंस में भी ये मुद्दा उठाएं कि बलूचिस्तान को आजाद किया जाए पाकिस्तान से। क्यों नहीं हम ये बातें करते हैं? मैं चाहता हूं गुप्ता जी इस पर प्रकाश डालें। जी गुप्ता जी। हाँ, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो मैं भी यही कह रहा था कि जो पिछली सरकार तो दब्बू सरकार थी, अब जो है हमें बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और जो पीओके में जो हमारे नागरिक हैं, कहें कि पीओके भारत का हिस्सा है, उसके बारे में वहाँ पर जो जुल्म किए जा रहे हैं पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमानों द्वारा, उस भी हमें रेज करना चाहिए। खुलेआम करना चाहिए, यस, या हमने छुपा करना चाहिए? खुलेआम करना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम डेमोक्रेसी हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, पीओके, ये सब के बारे में हम लोगों को भी अपना डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ सर, मैं शिरोरा बोल रहा हूँ उत्तरपुर से। सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपने पहले भी एक मुद्दा चलाया था, क्या पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ सर, आज जो आपने मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए या लात होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि सर कि पाकिस्तान बातों से जो है वो मानने वाला है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किए, 1965 का हो, 1972 का हो, या राजीव गांधी के समय में जब ये जितने भी समझौते हुए इनके बाद पाकिस्तान नहीं माना। और आज भी पाकिस्तान जो है उनको आप जितने भी सबूत दे दें, दाऊद इब्राहिम के सबूत दे दें या किसी भी आतंकवादी के, वो उसको स्वीकारने वाला है ही नहीं। त्यागी जी के पास चलते। त्यागी जी, पहले भी हम इस कार्यक्रम इस पर कर चुके हैं, बल्कि मैं तो अब पाकिस्तान के बारे में ऐसे कार्यक्रम करना भी नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से भारत का कुछ मीडिया पिछले 2 दिनों से ऐसा सवाल उठा रहा है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। कल मैं कुछ चैनलों पर डिस्कशन देख रहा था, वो कह रहे थे कि भारत सरकार इस पर एडमेंट क्यों है। क्या भारत का मीडिया भारत सरकार को ही कटघरे में खड़ा करके पाकिस्तान को मदद नहीं कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये सोच के देखो,
अगर कोई आदमी ये कहने लगे कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया और उसको जवाब में ये कहा जाए कि आपने मेरे पे पहले विश्वास किया तो मैंने विश्वासघात किया, बस यही स्थिति हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है। 1947 में अगर 48 घंटे और सीज फायर ना किया जाता तो पीओके ना बनता। 1971 में जो 93,000 सिपाही पकड़े गए थे, उस समय अगर हम दृढ़ता दिखाते तो कश्मीर का प्रॉब्लम इशू ना होता। 1965 में जो इछोगिल कैनाल तक हम पहुंच गए थे, उस जीती हुई ज़मीन को ताशकंद समझौते में वापस पाकिस्तान को ना दिया जाता तो आतंकवादी घटनाएं ना होती। कारगिल युद्ध जीतने के बाद भी जो लोग थे, जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उनको निकलने के लिए सेफ कॉरिडोर ना दिया जाता तो आज आतंकवादी घटनाएं ना होती। कुल मिला के जब भी हमने विश्वास किया, हमारे साथ विश्वासघात हुआ। लिहाजा गलत पॉइंट ये निकलता है कि विश्वास करने की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। अब तो टिट फॉर टैट होगा और उसके बाद बात होगी। और हम अब तक हमारा इतिहास रहा है कि हम सीमा पर जीतते थे, मैदान में जीतते थे, टेबल पर हारते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार हम टेबल पर भी कुछ पुख्ता जा रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है। और इसका क्रेडिट अजीत डोभाल को देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, अजीत डोभाल को देना चाहिए। इस वक्त जब हम टेबल के ऊपर जा रहे हैं तो सैद्धांतिक रूप से 1 डिग्री भी गलत नहीं है, क्योंकि बाइलेटरल है, इसलिए मना कर दिया कि हुर्रियत का इसके अंदर कोई दखल नहीं होगा। और चूंकि ऊफा के अंदर, यानी कि अभी रशिया में कुछ दिन पहले एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यह था कि द टेररिज्म इशूज विल बी डिस्कस्ड फर्स्ट, इसलिए हमने कश्मीर के इशू को मना कर दिया। और फिर जाने से पहले जो वो जिंदा नावेद पकड़ा गया है, उसने जो जानकारी दी है, करीब 6,000 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई गई है इस बात को साबित करने के लिए कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं वहीं से टेररिज्म आ रहा है, वहीं के लोग हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। अब जरा भी पॉइंट नहीं और बचा। ये तो उसके लिए 6,000 पेजेस की जरूरत नहीं है, ये तो पाकिस्तान की तरफ देखकर ही पता चलता है कि वो ये क्या कर रहा है। पाकिस्तान के किसी भी फेसबुक अकाउंट पर जाइए, पाकिस्तान के स्कूल के किसी भी कक्षा में जाइए, पाकिस्तान के किसी भी अखबार टीवी पर जाइए, या पाकिस्तान के नेता के किसी भी दल के किसी भी नेता के बयान पर जाइए, आपको दिखेगा कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी, अरे सर ये कह रहा था, मेरा कहना ये है कि ये जो पाकिस्तान का मुद्दा है, ये हमारी बात पे मतलब विचार ना करना, हमारे मुद्दों को मतलब हमारे मुद्दे जो हमारे हैं उनको हटा करके और कश्मीर के मुद्दों पे बात करना, ये कमजोर देश की निशानी है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको ग्राफिक दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि भारत की सेना और पाकिस्तान में क्या मूलभूत अंतर है, दोनों की क्षमता क्या है। ये लड़ाकू विमानों से लेके तमाम प्रकार की सारी चीज़ें हैं, जनसंख्या से लेकर सारी चीज़ें हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि दोनों देशों की सेना की ताकत कितनी अलग है, जिसमें आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या कुछ भी हो, हम कितने बड़े पैमाने पर ये काम कर सकते हैं। रिजर्व सेना जो फोर्स है वो हमारे पास 22 लाख, 22.5 लाख की, उनके पास सिर्फ 5 लाख की है। एयरक्राफ्ट 2000 है उनके पास। हेलीकॉप्टर में हमारे पास 600 है और उनके पास सिर्फ 13। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में ज़रूर अमेरिका ने वहाँ पर भेजे हुए हेलीकॉप्टर की संख्या जोड़ दी जाए तो वो 48 है। लड़ाकू विमान 1500, 700 है। ट्रेनी एयरक्राफ्ट 300 और 170 का फ़र्क है। ये पाकिस्तान और भारत के बीच के आंकड़े हम आपको दिखा रहे, जो आंकड़े अगर हम देखें तो ये सामने आ जाता है कि हिंदुस्तान कई गुना, दुगने से भी कई गुना और कई जगह पर तो 8-8 गुना ज़्यादा बड़े पैमाने पर ताकत रखता है। विमान वाहक एक भी पोत आज उसके पास नहीं है। पनडुब्बी हमारे पास 15 है, उसके पास केवल 8 है। हमारे बजट का खर्चा तो कई गुना अलग है, जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती। त्यागी जी के पास चलते। त्यागी जी, जब हम दोनों सेनाओं की तुलना करने की वैसी आवश्यकता ही नहीं है, ये तो जमीन आसमान का दोनों में फर्क है, लेकिन ऐसा होते हुए भी हम हर बार कमजोर दिखाई देते। इस बार मैं दिख रहा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा पाकिस्तान के प्रति जो अप्रोच है वो सेना पर विश्वास करने के बजाय हमारे राजनीतिक बातचीत पर ज्यादा भरोसे वाला है। कोई युद्ध
अगर कोई समझता हो कि हथियारों के बल पे जीता जाता है तो ये गलत है। युद्ध को जीतने के लिए जज्बा चाहिए, और ये जज्बा था कि जब कारगिल में युद्ध हुआ और जब दुश्मन ऊपर था और हम नीचे थे, तो हमारे सिपाही उस अरड़ की दाल को भी खाते रहे जो ऊपर जाके जम जाती है, और उसके बाद लड़ाई लड़ी और युद्ध जीता। कुल कहने का मतलब कि जज्बा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय हथियारों के। लेकिन फिर भी हमारे पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं, हमारा जज्बा भी ज़्यादा है। हमारी जो फ़ौज है वो पाकिस्तानी फ़ौज से इसलिए बेहतर है कि वहाँ की फ़ौज को ऐशो आराम मिलता है, और यहाँ की फ़ौज प्रशिक्षण करती है, कर्तव्य निष्ठा करती है, अनुशासन में रहती है और ईमानदारी से रहती है। लिहाजा हमको अगर कोई वहाँ की फौज तो कायर है, खुद लड़ने के बजाय आम पाकिस्तानी नागरिकों के शरीर पर बॉम्ब बांधकर उसको देश में हिंदुस्तान में भेज देती है। लेकिन मेरा अब एक कहना है कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है, जो यहाँ के हुक्मरान हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए था कि यहाँ के पूर्व सैनिकों की और यहाँ के सैनिकों की 1973 में तत्कालीन सरकार ने पेंशन को 3/4 से घटा के आधा कर दिया था। क्या दुनिया की मिलिट्री में एक भी ऐसा उदाहरण है जहाँ फौज की पेंशन को बजाय बढ़ाने के घटाया हो? और आज जब वो नए और पुराने सिपाही के लिए एक जैसी पेंशन की मांग कर रहे हैं, इसको तुरंत होके इसलिए कर देना चाहिए ताकि सेना के मनोबल पे 1% भी फर्क ना पड़े। सेना का मनोबल ही जीत दिलाएगा। बिल्कुल, हम इसके समर्थक हैं। हम ब्रेक पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते हुए एक रोचक जानकारी आपको देते हैं कि पूरे हिंदुस्तानी जो सेविंग करते हैं और बालों की कटिंग करते हैं, इसका जितना हिंदुस्तान का बजट है, करीब उससे भी थोड़ा सा कम पाकिस्तान के सेना का बजट है। ये पाकिस्तान ने ध्यान में रखने की जरूरत है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। जरा कारणों पे नजर डालते हैं। कारण देखिए आपके स्क्रीन पे। पाकिस्तान का छद्म युद्ध जारी। 80 के दशक से शुरू हुआ पाकिस्तान परस्त आतंक भारत में लगातार जारी है, चाहे वो कश्मीर में आतंक फैलाना हो या फिर पंजाब में खालिस्तानियों को हथियार देना। भारत द्वारा सौंपे सबूतों पर कभी कार्रवाई नहीं की पाक ने। भारत ने पाकिस्तान को आतंकी ट्रेनिंग कैंपों के जीते जागते सबूत दिए। कसाब से लेकर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ सबूत दिए। दाऊद के पाक में होने के कई बार सबूत दिए, मगर किसी भी सबूत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भारत के देशद्रोहियों को पाकिस्तान अपने यहाँ छुपाता रहा। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मजे ले रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दाऊद को बचा रही है और उसे सुरक्षा दे रही है। टाइगर मेमन से लेकर दूसरे खूंखार आतंकी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान इन्हें भारत को सौंपने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान की विदेश नीति में आतंकवाद शामिल। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद को अपनी विदेशी नीति में शामिल किए हुए हैं। दुनिया के खूंखार आतंकी पाकिस्तान से पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। आतंक पोषित पाक की अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान दूसरे देशों से पैसे लेकर आतंकियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है। वहीं आतंकियों के जरिए पाकिस्तान कई देशों में दखल अंदाजी करके पैसा ऐंठता है। ऐसे में पाकिस्तान कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। वैसे दुनिया के देशों से पैसे लेकर कुछ आतंकियों को मारने का ढंग भी रचता है। पाकिस्तान कभी भी ईमानदार बातचीत नहीं करता। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत कितनी ही बार हो चुकी है, लेकिन किसी भी बातचीत का कोई मतलब आज तक नहीं निकल पाया है। ऐसे में फिर से लकीर के फकीर बनने में कितनी समझदारी है, ये फिर दिखने लगी है। हमारे साथ अमेरिका से वो बीजेपी के जो अमेरिका के अध्यक्ष चंद्रकांत पटेल जी वो जुड़े हैं। चंद्रकांत पटेल जी, आपका स्वागत है बिंदास में। भारत और पाकिस्तान के इस यहाँ पर चल रहे पूरे खेल को अमेरिका में बैठे हुए भारतीय किस नजर से देखते हैं? हाँ जी सुरेश जी। हाँ, आपको सवाल है कि जो
पाकिस्तान भारत के साथ हमें हमेशा धोखे का खेल खेल रहा है, उसको भारतीय जो लोग अमेरिका में हैं वो किस नज़र से देखते हैं और अमेरिकन किस नज़र से देखते हैं? ये जो भारत के जो अमेरिका में रहने वाले जो डायस्पोरा हैं, उनका जो पाकिस्तान का जो रवैया है भारत के प्रति, उसके लिए उनमें काफ़ी रोष है। और सारे डायस्पोरा का ये कहना है कि पाकिस्तान जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंकवाद का जो सेंटर्स वहाँ पर बने हुए हैं, अपने लखवी और ये जो दाऊद को वहाँ पर कराची में जो छिपा के रखा गया, अभी भी जो न्यूज़ आई है उसके 2 ठिकानों के पते अभी दाऊद के वहाँ पर मिला है। तो भारत को कहीं ना कहीं और ख़ास करके अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से अपेक्षा है कि कम से कम एक फाइनल पाकिस्तान के साथ एक निर्णय होना चाहिए। और ये जो वहाँ पर बैठ करके जो भारत के खिलाफ में जो आतंकवादी जो कार्रवाई हो रही है, उसको एक परमानेंट सॉल्यूशन मोदी जी को लाना चाहिए। यहाँ के डायस्पोरा की ये इच्छा है सुरेश जी। जो अमेरिकन से वो भारत के इस पूरे घटनाक्रम पर कैसे देखते हैं? जी फिर से बताइए। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि ये तो आपने भारतीयों का नजरिया बताया, अमेरिकन इस घटना को कैसे देखते हैं? अभी लेटली जो अपने जो खास करके यहाँ पर जो 9/11 हुआ और उसके बाद में भारत में भी जो बॉम्बे का जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक हुआ, तो अमेरिका में रहने वाले जो अमेरिकन लोग भी हैं अब पाकिस्तान के बारे में लगभग वो जानने लग गए हैं कि जो वर्ल्ड में जो आतंकवाद का जो सेंटर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये अमेरिकन लोगों का नज़रिया अब कम से कम भारत के साथ एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण है। लॉ मेकर्स लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं, सेनेटर लोगों के साथ, कांग्रेसमैन लोगों के साथ। और अब जो है ये जो है अमेरिकन का नज़रिया जो है पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के तौर पर अब देखने का नज़रिया अभी अमेरिकन लोगों का हुआ है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से अमेरिका को पाकिस्तान ने ठगा है, एक तरफ वो अलकायदा के सरगना को अपने देश में छुपाए भी बैठा था, संरक्षण दे रहा था, दूसरी तरफ उसी को खोजने के लिए अमेरिका से पैसे ले रहा था, एक तरफ झूठे मूठे आतंकवादियों के बड़े नाम बनाकर उनको मारता था आम शहरी को पाकिस्तानी, और उसके बदले में अमेरिका से पैसे लेता था। इस ठगी के प्रति अमेरिका का दिमाग अभी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? निश्चित रूप से जो पहले की जो परिस्थिति थी, जो अमेरिका जो जिस तरह से पहले पाकिस्तान के साथ जिस तरह से कर रहा था, खास करके जो अमेरिका का जो मेन मकसद उस समय था जब वो जो फाइनेंशियल फंडिंग कर रहा था, उसको एक्चुअली में मेन उसका जो एम था कि ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका का जो मेन टारगेट था, उस ओसामा बिन लादेन को किस तरह से वो पकड़े, उसके साथ वो और उस दृष्टिकोण से अमेरिका की स्ट्रेटेजी उस समय दूसरी थी पाकिस्तान के प्रति। लेकिन अब अमेरिका पाकिस्तान के प्रति बिल्कुल दूसरी, और ख़ास करके जो भारतीय लोग भी हैं, जो लॉ मेकरों के साथ कांटेक्ट है, इंडियन कॉकस है, हम लोग भी दबाव बना के रखे हुए हैं और किसी तरह की पाकिस्तान को फंडिंग ना हो, इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और इस दिशा में हम लोग सफल। चंद्रकांत जी, आप लाइन पर बने रहिए, मैं गुप्ता जी को सवाल पूछता हूँ। गुप्ता जी, पाकिस्तान के पास तो एक दूसरा बेईमानी का गेम है। क्या अगर अमेरिका पाकिस्तान को मदद नहीं करता है तो चाइना के पास चला जाता है, ये इसका क्या सोल्यूशन है? चाइना भी फील कर रहा है कि पाकिस्तान से आतंकी घुस के उसके सिंकियांग प्रोविंस में टेररिज्म पैदा कर रहे हैं, इसलिए उस रिफ्ट को जो है हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बढ़ावें। तो उसको बढ़ाने के लिए ही मैंने कहा था कि जो बॉम्बे में हमला हुआ और जो डोसियर हम लोगों ने पाकिस्तान को दिया, उस डोसियर को हम लोग इंटरनेट पर जाहिर करें, जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड लोग उसको पढ़ना शुरू करें। तो इससे वो इंटरनेशनल कंसेंसस बनेगा कि पाकिस्तान इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म। जगह जगह टेररिज्म जो हो रही है उसका सेंटर पाकिस्तान में है। इसके बारे में इंटरनेशनल लॉ मेकर्स, इंटरनेशनल जो है जो एमपीज हैं, सभी लोग हैं, सब लोगों का ध्यान बटेगा। तो जो अभी भी हम लोग जो डोसियर बनाए हुए हैं, अगर पाकिस्तान को नहीं दे पाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इसको इंटरनेशनल एरिना में इसको फैलावें।
और इंटरनेट है, मीडिया है, सब लोगों के सामने देना चाहिए फैक्ट्स। बिल्कुल, परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा चलता रहा। टेबल की बातचीत फिर निरर्थक साबित होगी, फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ होगी। बातचीत के बाद फिर सीज़फायर का उल्लंघन, फिर भारत में आतंकी हमले, फिर भारत के देशद्रोहियों को बगल में बैठाना, फिर वही कश्मीर का राग अलापना, फिर वही परमाणु हमले की धमकी। कुछ बदलने वाला नहीं है पाकिस्तान का। भारत के सबूतों को फिर झूठा बता दिया जाएगा। जो सबूत दुनिया ने देखे, जिनको दुनिया ने सच्चा बताया, जब उन सबूतों को पाकिस्तान ने नकार दिया तो ताजा सबूतों को वो कभी भी नकार सकता है। पाकिस्तान आतंकी फौज तैयार करता रहेगा। अब तो चीन ने भी पाकिस्तान को सहारा दे दिया है। अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के हौसले बुलंद हैं। आईएसआई के आतंक ने पाकिस्तान में नई जान फूंक दी है। वैसे पहले भी पाकिस्तानी आका जिहाद का समर्थन कर चुके हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार हमले करती रहेगी। पाकिस्तानी सेना कश्मीर में लगातार हमले कर रही है। हमारे कई सैनिक और आम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। कब तक हम अपने सैनिकों और आम लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे? ऐसे में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। भारत में आतंकी हमले होते रहेंगे। जब जब भारत पाक बातचीत की सुगबुगाहट होती है, तब तक भारत में आतंकी हमले बढ़ जाते हैं। सीमा पर पाकिस्तान अचानक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देता है। ऐसे में जरूरी है बातचीत के बजाय पहले पाकिस्तान को इन सवालों के जवाब दे दिए जाएं। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जो सीमा पर कर रहा है, पहले उसका करारा जवाब दिया जाए। आतंकी हमलों को पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, तभी पाकिस्तान को सबक मिलेगा। फिर बातचीत करिए, बातचीत करने से कौन रोकेगा? जरा कॉलर के पास भी चलते, क्या कॉलर कहना चाहते हैं? जय हिंद जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। ऐसा है कि इस पाकिस्तान के पूरे परिप्रेक्ष्य को देखने के लिए 3 पहलू है। एक तो राजनीतिक पहलू है, एक कूटनीतिक पहलू है और एक युद्ध का पहलू है। राजनीतिक पहलू है कि भारतीय संविधान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा एक विवरण दिया हुआ है। पाकिस्तान के संविधान में कहीं भी कश्मीर का उल्लेख नहीं है। कश्मीर इनका है नहीं। राजा हरि सिंह ने भारत को जब प्रत्यापित कर दिया कश्मीर को, तो इनका अधिकार कहाँ से हो जाता है? ये तो मैंने पड़ोसी का सामान को 10 साल से 20 साल से 50 साल से अपना बोल के, झूठा बोल के और अपना बनाने का इनका चक्कर है। दूसरी बात यह है कि जो नेहरू जी ने इसमें मतदान कराने की बात की थी, मतगणना कराने की बात की थी, तो वह उस समय संवैधानिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे भारत के। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा स्थापित प्रतिनिधि थे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अब कूटनीतिक पहलू से देखा जाए तो MQM जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन को इन लोगों ने जो है निर्वासित करके रखा है, और जो कि भारतीय मुसलमान जो पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिए, वहां जाकर आज पंजाबी मुसलमानों के जो है उपनिवेश से माने गुलाम बन के बैठे हुए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान की बात उठानी चाहिए। वहाँ कितना बड़ा जनसंहार हो रहा है। किर्गिस्तान की बात उठानी चाहिए। जो बिल्कुल, ये मुद्दा पहले चर्चा में आया है। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। मैं चंद्रकांत पटेल जी के पास चलता हूं। चंद्रकांत जी, जिस प्रकार से आक्रामक रवैया अमेरिका का होता है, भारत का भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल 100% सुरेश जी, मैं सहमत हूं। लेकिन अभी परिस्थितियां जिस तरह से है, भारत को और मजबूत होना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉबी में जिस तरह से भी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अनेक देशों में जाकर के भारत के पक्ष में जो वातावरण बना रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। भारत को इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और निश्चित रूप से जो हमको ऐसी स्थिति वर्ल्ड के विश्व पटल पर रखनी पड़ेगी कि भारत भी एक ताकतवर देश है, और ताकत के सामने सब लोग झुकते हैं, और एक कंटिन्यू ये एफर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से ये कश्मीर का मसला। चंद्रकांत जी, एक घटना में पिछले कई दिनों मेरा अभी वाशिंगटन DC जाना आना हुआ, तो मैंने ये देखा कि हम सेना पर ज़्यादा खर्चा करते हैं। पाकिस्तान सेना पे कम खर्चा करता है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में लॉबिंग पे ज़्यादा खर्चा करता है। जितने दलाल वाशिंगटन DC में अमेरिका के प्रभाव के लिए पाकिस्तान ने रखे हैं, उससे 1% भी हमने नहीं रखे हैं। लेकिन अब वो परिस्थितियां बदल रही है सुरेश जी। अब अभी आपने कल ही आपने सुना है कि
भारत और अमेरिका के बीच में अपने अपने मोदी जी और वहाँ के राष्ट्रपति के बीच में हॉटलाइन भी चालू हो गई है। ये तीसरा देश है भारत, और निश्चित रूप से अभी मोदी जी का यहाँ अमेरिका में भी अभी जो विजिट होने वाली है, लंदन में अभी उनकी विजिट हो रही है, तो निश्चित रूप से अब भारत भी अब लॉबिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक इंटरनेशनल लेवल पर भारत इस बात पर तो सफल हुआ है, और वर्ल्ड के अनेक देश इस बात पर अब सहमत हुए हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट पोषित एक राष्ट्र है, जहां से सारे आतंकवाद की गतिविधियां जो वर्ल्ड में हो रही है बिल्कुल होती है, और पाकिस्तान उसका केंद्र बिंदु है। गुप्ता जी के पास चलते। गुप्ता जी, जो बात में लॉबिंग की कर रहा था, जब मैं वाशिंगटन डीसी में पिछले 3-4 बार अभी लगातार गया तो मेरे ध्यान में आया कि कश्मीर के लिए लॉबिंग करने वाले वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग हैं जो पाकिस्तानी पत्रकार है या भारतीय पत्रकार है, लेकिन कश्मीर के लिए लॉबिंग करते हैं, और उसके पीछे पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें करना चाहिए, कहाँ से कि लॉबिंग और इन्फॉर्मेशन यही तो पावर का मेन सेंटर होता है। तो वही मैं शुरू से कह रहा था कि कश्मीर के बारे में अपनी क्या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका प्रोजेक्शन और स्ट्रांग तरीके से होना चाहिए। इसके लिए आप लॉबिस्ट रखें, इसके लिए फुल डिटेल्स लोगों को सप्लाई करें। और मैं शुरू से आपके चैनल पर यह कहता रहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है, इसलिए उसके बारे में, वहाँ पर हो रही अत्याचार के बारे में हमारे भारतीय न्यूज़पेपर्स को, भारतीय मीडिया को और भारतीय लीडर्स को इंटरनेशनल फोरम पर बोलना चाहिए, जगह जगह पर। बिल्कुल। और कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। बोलिए सुरेश जी। हेलो। हाँ। सुरेश जी। हेलो सुरेश, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। जय हिंद। मैं डॉक्टर वासंती मोघे राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं भारत देश के नागरिक के नाते वर्तमान केंद्रीय सरकार से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वे सैनिकों की जो मांग है वन रैंक वन पेंशन, उसको तत्काल अविलंब बिना किसी विवाद के तत्काल उसे स्वीकृति प्रदान कर रहे, जिससे कि हमारे सेना का मनोबल बढ़ेगा और हमारे देशवासी जो कि देश से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। यह मुद्दा पहले भी चर्चा में आया है, हम इसके समर्थक हैं। हम दोनों देशों के ट्रेनों की भी तुलना दिखा रहे हैं। हम आपके साथ कॉल के दौरान कई मुद्दे और दिखा रहे हैं जिसमें ये भी फर्क है कि वहाँ और यहाँ क्या है। हमारे पास भी पहले स्थिति ये थी, ये सच है, लेकिन हम विकास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब पाकिस्तान अभी भी वही है, बल्कि उससे भी पिछड़ रहा है। तुलनात्मक जो वीडियो है वो साथ साथ में चलते रहेंगे। हम हमारे विशेष मेहमानों के साथ बातचीत जारी रखते हैं। हमारे साथ पूर्व कर्नल TPS त्यागी जी है। त्यागी जी के पास चलते। त्यागी जी, आखिर जब कश्मीर का मुद्दा, जो कि अभी तक हमने चर्चा में नहीं लिया, अब हम लेना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो इस मुद्दे को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के जो 3 क्षेत्र है, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उस कश्मीर घाटी में भी केवल एक छोटा सा, बल्कि अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा से बहुत छोटा सा, या अगर हम कहें कि भारत के अन्य हिस्सों में जो दूसरे राज्य है, उन राज्यों के तहसील से भी छोटे हिस्से में 100% का 1% अलगाववादी है। और भारत का मीडिया उन अलगाववादियों को इतना महत्व देता है मानो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा हो। तो क्या उनको महत्व देना हमने बंद करना चाहिए? बिल्कुल, महत्व देना उनको बंद करना चाहिए, उनका रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत छोटी सी बात है। अलगाववादी कैसा हुआ? अगर वो देश से पृथक होना चाहता है तो देशद्रोही है, और देशद्रोही है तो आप अंदर से ताकत पैदा करें और पहले दिन उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें। लेकिन मैं गुप्ता जी की बात से, और आप जो अभी अमेरिका से हमारे फ्रेंड बोल रहे थे, मैं उनकी बात को थोड़ा इस हिसाब से देखिए कि चूंकि पाकिस्तान ने अपने दलाल बिठा रखे हैं अमेरिका में, इसलिए हिंदुस्तान भी दलाल बिठा दे, वहाँ पे पैसा दे, अमेरिका को पैसा दे, वो हम दोनों से पैसा ऐंठते रहें। ये कहाँ की बात हुई?
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओपिनियन की ज़्यादा परवाह करना बेकार है। उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती। आई थी क्या अमेरिका की ताकत पाकिस्तान के काम? दरअसल में ताकत अपनी होती है, और अपनी ताकत में हमारी भारतीय संस्कृति में एक बात बताई गई कि अगर कोई माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़, अगर कोई गलती की माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर दो। अगर हमने ये ना किया होता तो आज हिंदुस्तान, जो पिछले काफ़ी एक लंबे समय तक गुलाम रहा पृथ्वीराज की वजह से, तो ना रहता। कहने का मतलब ये कि माफ़ी मांगे कोई तो माफ़ कर दो, लेकिन देश के लिए ऐसा नहीं कर सकते। चाणक्य ने कहा था, और ये नियम इंसानों के लिए है, देश के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है। अगर इसमें जो गलती पाकिस्तान ने की है, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को 26/11 दिखाई नहीं देता? क्या हमारी पार्लियामेंट पे हमला दिखाई नहीं देता? क्या कारगिल दिखाई नहीं देता? अब और क्या बताने की ज़रूरत है? अगर उन्हें अब तक समझ में नहीं आया और आगे समझ जाएंगे दलालों को भेजने से, तो ये टोटली गलत है। इस किस्म की राजनीतिक चीज़ें और इस किस्म की सलाह मैं समझता हूँ ये देश को गुमराह करती हैं। ईमानदारी से आगे बढ़ें, अपनी ताकत है, हमारे पास है, हम कर सकते हैं, हमको हाथ खुला दीजिए। और तो और ये जो सैनिक लड़ रहे हैं, इनके साथ में जो 22 लाख पूर्व सैनिक हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर उनको कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर इलाके में खेती करने के लिए जगह दे दी जाए और वहीं बसा दिया जाए, मजाल है कि किसी किस्म का कोई ड्रग स्मगलिंग या कोई आतंकी घुसपैठ कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। और हमने इस विषय पर कई बिंदास बोल भी पहले किए हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के पूर्व सैनिकों को हम क्यों नहीं स्थापित करते। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुछ कॉल हम लेंगे क्योंकि समय की कमी है। जय हिंद, बोलिए। जैसे चाइना ने हमारे पे अरुणाचल को लेकर दबाव बनाया हुआ है, आधे सिंधी तो हमारे इधर आ गए, तो हमें आधा सिंध क्लेम करना चाहिए, तभी ये पाकिस्तान बाहर जाएगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते। कॉलर अपने नए मुद्दों को जल्दी जल्दी रखे। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। सुरेश जी, हम लोगों ने जो है ना, मतलब 4 बार उनको हराया, और हराने के बाद हमने लाखों सैनिक, हजारों सैनिक अपने खोए। तो टेबल पर आके हम नरमाई बरतते हैं, उनके फेवर की बात करते हैं, तो मतलब ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। और मैं आगे एक बात बता दूं कि आज जो हमें हमारे हिंदुस्तान को बाजीगर मिला है ना, उस बाजीगर के साथ कारीगर भी मिल गया है, अजीत डोभाल, और ये कारीगर कुछ करके दिखाएगा। बिल्कुल, अपेक्षा तो यही है और यही उपाय, और हम देखना चाहेंगे कि कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान अगर और साथ दे दे, आवाज बढ़ाए, तो शायद मोदी और उनकी टीम को शक्ति मिलेगी। उपाय देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति बने। दुनिया के ताकतवर देशों द्वारा अपनी ताकत के जरिए बताया जाए कि पाकिस्तान दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, पाकिस्तान की क्या करतूतें हैं, कैसे पाकिस्तानी दुनिया भर के आतंकियों की शरण स्थली बना हुआ है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने पर जोर दिया जाए, पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखा जाए, दुनिया को बताया जाए जो विदेशी सहायता पाकिस्तान को मिलती है, गरीबी दूर करने के लिए उसे पाकिस्तान आतंकवादियों की फौज तैयार करने में लगा रहा है। सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट हो। वैसे तो सीमा पर सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट है, लेकिन लगता है अब सेना को दूसरे कदम भी उठाने की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। पाकिस्तानी समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई हो। देश में जो पाकिस्तान समर्थक हैं, उन्हें करारा जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग ही पाकिस्तान के छद्म युद्ध में उसका साथ दे रहे हैं। अगर भारत में पाकिस्तान समर्थक ही नहीं होंगे तो कैसे पाकिस्तान भारत को धरा सकता? हमारे साथ चंद्रकांत पटेल भी जुड़े हुए हैं, और चंद्रकांत पटेल जी के साथ साथ हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हैं। चंद्रकांत पटेल जी के पास चलते। चंद्रकांत जी, जिस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय बातें हो रही है, माहौल बन रहा है, कश्मीर को लेकर भी दुनिया भर के, खास करके जो अभी पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उस विषय पर भारत के साथ दुनिया खड़ी रही है। इसकी बौखलाहट हो, या सीमा पर हमारे शक्ति की बौखलाहट हो, या भारत के विकास के कारण पाकिस्तान की जलन हो, ऐसी सारी चीज़ों को देखकर पाकिस्तान जो दयनीय छटपटाहट एक तरीके से कर रहा है, इसे और दबाने की दिशा में अगर भारत सरकार कोई आक्रामक रुख अपनाती है, तो क्या जो भारत के साथ अमेरिका जैसे देश खड़े हो सकते हैं, और भारतीय समुदाय का रुख क्या हो सकता है? चलिए, शायद चंद्रकांत जी से संपर्क टूट गया। त्यागी जी को ये सवाल पूछते। त्यागी जी, जो सवाल मैंने चंद्रकांत जी के लिए पूछा था, वो ये आपसे।
जी आपको रिपीट करना पड़ेगा सर थोड़ा सा, आप थोड़ा सवाल ये है, सवाल ये है कि अगर हम डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं, जो कि सामान्यतः बाकी देश ये कहते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसलिए बना है कि दो देशों के बीच युद्ध ना हो, इसके लिए फिर लोग कूद जाते हैं उस युद्ध में। खास करके जब हम अमेरिका के नज़दीक जा रहे हैं तो रशिया दूर होता जा रहा है, चाइना हमारे खिलाफ वैसे भी है, पाकिस्तान इन रिश्तों का फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है। क्या इसकी भी हमने कोई तैयारी करने की आवश्यकता है? ये तैयारी करने की आवश्यकता तब है जब हम पहले अपनी ताकत दिखा दें। मेरी समझ में तो दो उपाय आते हैं, और पहला उपाय तो ये है कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान में रह के जय बोलने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा करें। एक काम पहले दिन से एक हफ्ते में असर दिखना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो बॉर्डर पे है वहाँ तो टिट फॉर टैट होता ही रहेगा। जो 42 आतंकी कैंप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे हैं, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ एक्शन लिया जाए, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से बातचीत की जाए कि पाकिस्तान ये कर रहा है और हम ये करना चाहते हैं। बिल्कुल गुप्ता जी, जो सामर्थ्यशाली देश होते हैं, जैसे त्यागी जी ने बार बार उसी विषय पे जोर दिया है, या हम भी हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी ताकत दिखाने के बाद जो दुनिया आती है उसको समझा लेंगे, या जो शक्तिशाली देश होते हैं जैसे इजराइल हो, रशिया हो या अमेरिका हो, वो कभी किसी को पूछकर हमला नहीं करते, पहले हमला कर देते फिर उसका जस्टिफिकेशन देते रहते। भारत इस स्थिति पर आ चुका है, ऐसा आपको नहीं लगता? हमला जो है वो हमेशा ऑल ऑफ सडन किया जाता है, उसके लिए अनाउंसमेंट नहीं होती है। मैं ये कह रहा था कि जब भी मिलिट्री एक्शन शुरू होता है तो पहले कर्नल साहब एग्री करेंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट होता है, पहले वो किया जाता है। तो इंटरनेशनल एरिना में जैसा मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को हमें पोर्ट्रे करना चाहिए कि इट इज़ एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। उसके लिए जगह जगह इंफॉर्मेशन भेजिए, 4-6 महीने में इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर चेंज करेगा, तब आप हार्ड एक्शन की बात कर सकते हैं ग्राउंड पे। क्या हमने ये 26/11 में नहीं किया था? क्या हमने तब नहीं किया था जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था? क्या हमने ये कारगिल के टाइम पे नहीं किया था? क्या हमने सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट 50 दफे नहीं किया? लेकिन हमने पहली स्टेप पूरी की, दूसरी स्टेप तब नहीं की थी। वास्तव में हमने तो सीमा पर हमारी सेना भी भेज दी थी, लेकिन हमने उसको वापस लिया था। मैं आप दोनों का आभारी हूँ, अपने टाइम निकाला, इस चर्चा में सहभागी हुए। मैं चंद्रकांत जी का भी आभारी हूँ, हिंदुस्तान की करोड़ों जनता से भी आभारी हूँ कि आपने उसी मुद्दे का साथ दिया जो हमारे मन में है। मांग है कि पाकिस्तान को अब पीछे से लात मारने की जरूरत है, ना कि उसके साथ बात करने की जरूरत है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।